बाण भट्ट की जो प्रशस्ति थी, नाग भट्ट की जो प्रशस्ति थी, इसके बारे में हम लोगों ने क्लियर किया था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला जो प्रशस्ति थी नाग भट्ट की, इसके बारे में हम लोग देखा था और हमने आपको बताया था कि जो प्रशस्ति थी नाग भट्ट के बारे में उन्हीं के जो उन्हीं के दरबार में रहने वाले जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्होंने इस नाग भट्ट की प्रशस्ति को लिखा था और इस प्रशस्ति में उनकी पूरी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया था कि किस तरह से उन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो भी हमारे पार्ट्स हैं, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, उस पार्ट के हर एक हिस्से को किस तरह से नाग भट्ट ने अपने कब्जे में कर लिया था, तो इसको इस प्रशस्ति में बताया गया था। आगे आज हमारी जो प्रशस्ति है वो ये है, देखिए, वाट वॉज गिवन विच द लैंड, ठीक है, विद द लैंड। जैसे हमने आपको बताया था कि जो प्रशस्ति लिखते थे उनको गिफ्ट के रूप में कुछ ज़मीन का कुछ हिस्सा या फिर कुछ टुकड़ा दिया जाता था, तो उस ज़मीन के हिस्से के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होती थी जो गिफ्ट के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी, तो इसके बारे में हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शंस ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोल्स। देखिए, इस पार्ट में दिखाया गया है, यानी इस पैराग्राफ में दिखाया गया है कि किस तरह से जो तमिलनाडु में रहने वाले जो चोल शासक थे उन लोगों, देखिए इसको हटाते हैं तब दिखाते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांटेड बाय द चोल्स। ये जो यहाँ पर जो भूमि का अनुदान है, ये तमिल भाग का एक अंश है जो कि चोलों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, यानी चोल शासक के जो तमिलनाडु में रहते थे उनके शासन के अंतर्गत ही दिया गया एक भूमि का अनुदान है, जिसको हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। और ये चोल शासक कहाँ रहते थे? तमिलनाडु में, यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट के साउथ भाग में। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ है? हमारे दक्षिण में है ना भारत के। आगे देखते हैं। वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes. This is what the land contain fruits bearing trees, waterland, garden and the orchard. Trees will open spaces, pictures, land and the village. Ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lake. देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो दी जा रही हैं एक अनुदान के रूप में। एक मतलब जैसे हम खुश होते हैं ना किसी चीज़ को, तो कोई गिफ्ट देते हैं, उसमें हमने देखा कि इसमें मिट्टी के मेड़े बना करके, यानी जो ज़मीन हम दे रहे हैं कुछ तो उसका हिसाब होना चाहिए ना, तो उस ज़मीन को घेरने के लिए उसके लिए मिट्टी की बाउंड्रीज, मेढ़े बनाई जाती थी। ठीक है, बाउंड्रीज बनाई जाती थी, किसकी? मिट्टी की। एंड साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगा करके जो उनकी लैंड की सीमा थी, जो बाउंड्रीज होती थी, कांटेदार झाड़ियाँ लगा करके उनको रोक दी जाती थी, मतलब उनको कवर कर दी जाती थी चारों। जैसे हम लोग को अभी कोई ज़मीन घेरना हो तो क्या करेंगे? बाउंड्रीज बनवाएंगे ना। तो उस समय बाउंड्रीज किसके बनते थे? मिट्टी के मेढ़े बना करके, और उन मेढ़ों पर कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी जाती थी। ठीक है, और ये जो ज़मीन होती थी, इस भूमि पर जैसे कुछ चीज़ें, जैसे फलदार वृक्ष हो, पानी हो, भूमि हो, बगीचे या फलोद्यान हो, पेड़, कुएँ, खुली जगह, चारागाह, ठीक है, जैसे एक गांव या फिर बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, यानी सारी चीज़ें अनुदान में राजाओं के द्वारा दे दी जाती थी। किसी को वो कुएँ दे देते थे दान में कि जाइए हम आपको कुआँ दे रहे हैं, किसी को नदी दे देते थे, किसी को हौज बहुत बड़ा दे देते थे, मछलियों का कोई तालाब रहता था तो वो दान में दे देते थे। ठीक है, he who receive the land can collect taxes from it. He can collect the taxes imposed by the judicial officers as fines, the tax on the bitter leaves that one woven clothes as well as vehicles. He can build large rooms with upper stories made of
baked brick. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary. He can get canals constructed of irrigation. He should ensure that water is not wasted and that embankments are built. जिसे यह भूमि मिलती थी, कौन भूमि, जो ऊपर मैंने दिखाया, जिसे वह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूली कर सकता था। ठीक है, वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर, कई पक्की ईंटों से बने हुए ऊपरी माले के जो कमरे हुआ करते थे उस पर कर, छोटे छोटे कुएं खुदवा सकते थे उसका कर, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते थे, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकते थे। उसे यह सुनिश्चित किया जाता था कि जिससे कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। देखिए, मेरे कहने का मतलब, जो ज़मीन हमने, मान लीजिए हम उस समय साउथ के, हम मान लीजिए कि हम राजा हैं, हमने किसी को कोई ज़मीन दान में दी, तो वो जो ज़मीन हमने दान में दी है, अगर उस ज़मीन के अंतर्गत कोई कुआं आता है, अगर उस ज़मीन के अंतर्गत कोई ऐसा अन्नागार आता है, अन्नागार मतलब बहुत बड़ा एक हौद आप मान लीजिए, जैसे कि क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट मान लीजिए, जिसमें कि अनाजों को रखा जाता है, वो आता है, या फिर वाहन का उस, मान लीजिए वो जगह किसी रोड के रूप में आ रहा है, तो वो रोड पे चलने वाले जो वाहन हैं वो टैक्स देंगे। तो ज़मीन तो देते थे, साथ ही साथ उस पर अगर मान लीजिए कोई फल का उद्यान है, तो उस फल के उद्यान में से जो भी बागीचा पेड़ लगाया है, उस पेड़ का फल अगर तोड़ के ले जा रहा है तो वो आपको कर देगा। तो कर भी उसी को मिलता था जो कि जिसने प्रशस्ति लिखी है, जिसको राजा ने वो जगह दी है, ज़मीन दी है, वही उसका कर भी लेता था। ठीक है, यही बताने की कोशिश मैं आपको कर रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of the king who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhan. He used a variety of sources including inscription, documents, eyewitness accounts and the earlier histories to write his account. Unlike the writers of the Prasasti, he was often critical about the ruler and their policies. 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की भी रचना की गई थी। ठीक है, यानी संस्कृत की भी एक बहुत बड़ी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कहाँ का राजा? कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा, किसने लिखा? कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा, यानी कल्हड़ नामक जो राइटर है उन्होंने कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास को लिखा है। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिल्पलेख, दस्तावेज या फिर आई विटनेस, इन सब चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने पहले वर्णन किया है और इसके बाद इतिहास के अनेक स्रोतों से अपने इतिहास को लिखने में उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर हम प्रशस्तियों के लेखन से, वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप से दिखलाता है, इसलिए 12वीं शताब्दी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। यानी ये जो कल्हड़ ने ये जो रचना लिखी है कश्मीर के राजाओं की, तो इसमें उन्होंने, ऐसा नहीं है, देखिए इसके पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो भी ब्राह्मण हुआ करते थे वो राजा का बस बढ़ाई लिखते थे, लेकिन कल्हड़ एक ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने सिर्फ बड़ाई ही नहीं लिखी है, इन्होंने राजाओं की आलोचनात्मक वर्णन भी किया है। आलोचनात्मक मतलब अगर उनके शासनकाल में कोई बुराई है तो कल्हड़ ने उस बुराई को भी लिखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ अच्छा ज़मीन जायदाद पाना है तो मैं सिर्फ राजा की बड़ाई कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए इनकी जो लेखनी है कल्हड़ की वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये एक असाधारण ग्रंथ है। असाधारण का मतलब सबसे हट करके है। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध होता था। कैसे होता था, क्या होता था, चलिए देखते हैं। You may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region. आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का अपना कोई अधिकार क्षेत्र था, यानी किसी क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे। At
द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। और ये क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कोई रसड़ा में रह रहा है तो वो क्या सोचे कि मैं बलिया को जीत लूँ। तो इसी तरह से जो राजा थे ये यहाँ के पहले समय के, अगर हम 7वीं से 12वीं शताब्दी तक की बात कर रहे हैं, तो ये राजा क्या सोचते थे कि ये जिस अधिकार क्षेत्र में रहते थे उस अधिकार क्षेत्र को दूसरे के अधिकार को हमेशा छीनने की कोशिश करते थे। वन पार्टिकुलरली प्राइज्ड, 1 मिनट, one particularly prized area was the cities of the Kannauj in the Ganga Valley। अगर हम बात करें एक विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र की जिसको कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर के नाम से हम जानते हैं, एक विशेष रूप से ये क्षेत्र था, एक विशेष था, इसकी विशेषताएं थी। क्यों? क्योंकि ये गंगा घाटी में स्थित थी। ठीक है, कन्नौज। For centuries, ruler belonging to the Gurjar Pratihar, Rajput and the Pala dynasty fought for control over कन्नौज। और इसी कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी ने सदियों तक एक दूसरे पे क्या किया है, लड़ते झगड़ते, आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं। किस लिए? कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। यानी ये जो गंगा वैली में स्थित कन्नौज है, इस को अपने हक में करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल डायनेस्टी, ये तीनों लड़ते रहे हैं। बिकॉज देयर वर द पार्टीज इन द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफ्टन डिस्क्राइब इट एज द ट्री पार्टी स्ट्रगल। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, यानी ये जो लड़ाई चल रही थी तीनों लोगों की, तो इसमें कितने पक्ष थे? 3 थे। पक्ष मतलब 3 राजा थे, तो 3 पक्ष हुए ना, तो इसके 3 पक्ष थे। इसलिए हिस्टोरियंस ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। यानी हिस्टोरियन ने इसका नाम क्या रख दिया? ट्री पार्टी स्ट्रगल। ठीक है, ये 3 पक्षों का, यानी एक चीज़ को पाने के लिए 3 लोग लड़ रहे हैं, तो हिस्टोरियंस ने इसको क्या नाम दे दिया? ट्री पार्टी स्ट्रगल। एज वी विल सी, पीपी यानी पेज नंबर 62 to 66, ruler also tried to demonstrate their power and resources by building large temples। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने पावर को फैलाने के लिए बड़ी बड़ी मंदिरों का निर्माण करते थे। ठीक है, किसका निर्माण करते थे? जैसे हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 62 से 66 तक देखा कि शासकों ने बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, जिससे कि उनके सत्ता और उनके जो संसाधन है उनका प्रदर्शन किया जा सके। यानी लोगों को लगे अरे इस राजा के पास तो इतना पैसा है, ये लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए मंदिरें बनवा रहे हैं। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम दे ऑफ्टन चूज द टारगेट टेम्पल्स। इसीलिए सबसे पहले अगर एक राजा दूसरे राजा को अटैक करना चाहता था तो किस चीज़ पे वार करता था? मंदिरों पे वार करता था। which were sometimes extremely rich। You will read more about this in chapter 5। इसके बारे में आप लोग चैप्टर 5 में और अच्छे से पढ़ेंगे कि जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न हुआ करते थे। ऐसे भी मंदिर थे, जैसे मान लीजिए हम राजा हैं, हमने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया, ठीक है, और वहाँ पे रोज़ श्रद्धालु आ रहे हैं, पैसे का चढ़ावा चल रहा है, पूरा सोने चांदी हीरा मोती के साथ। बहुत ऐसे मंदिर भी हैं ना, हम जैसे आप लोग देखते हैं बालाजी का मंदिर है, उसमें सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है पूरे दिन में। तो वो जो राजा महाराजा उस समय हुआ करते थे वो एक आमदनी का स्रोत बन गया था, क्योंकि जो भी चढ़ावा चढ़ेगा ये तो उसी को न मिलेगा जो जिसने उस मंदिर को बनवाया है। ठीक है, तो जिसने उस मंदिर को बनवाया है उसी को चढ़ावा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके पास जो किंगडम होगा उसका वो फैलेगा, पैसे रुपए से वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो दूसरे शासक हुआ करते थे वो सबसे पहले किस पे आक्रमण करते थे? मंदिरों पर ही आक्रमण करते थे। मंदिर पे आक्रमण करके मंदिर को हम अपना बना लेंगे तो जो राजा का राजस्व होगा वो पहले तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहले तो राजा का राजस्व भी ख़त्म हो जाएगा और हम शासक भी सिद्ध हो जाएंगे कि हम बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इन सब के बारे में आप चैप्टर 5 में और अच्छे से पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इन सुल्तान मुहम्मद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 and extended control over part of the Central Asia.
अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान के गजनी जो सुल्तान था, महमूद सुल्तान, ठीक है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, यानी कि गजनी का जो सुल्तान था जिसका नाम था महमूद, यानी गजनी जगह का नाम है, गजनी का अफ़गानिस्तान में एक गजनी जगह है, गजनी का एक सुल्तान था जिसका नाम था महमूद, जिसने 997 से 1030 तक शासन किया है, ठीक है। और इसने अपने शासन के दौरान अपने नियंत्रण का जो विस्तार है वो मध्य एशिया के भागों तक फैला रखा था। सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न, ईरान में इसने अपने राजस्व को फैलाया, और हमारे उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को भी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट, इसने अपने हिस्से में कर लिया था। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये क्या करता था, वह लगभग हर साल हमारे उपमहाद्वीप पर हमला करता था। हर साल में एक बार ये गजनी जो था आता था, भारत पे आक्रमण करता था। एंड हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सोमनाथ, और ये क्या करता था, साल भर में एक बार आता था, भारत पे आक्रमण करता था, और ये आक्रमण में सबसे जो ज़्यादा पैसे वाला मंदिर रहता था उसी को ये लूट लेता था, ठीक है। यानी साल भर में एक बार आता लूट के चला जाता, साल भर में एक बार आता लूट के चला जाता। स्पेशली इसने किस मंदिर को सबसे ज़्यादा बार लूटा था, तो वो सोमनाथ का मंदिर था जो कि गुजरात में है। यानी गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर इसने कई बार आक्रमण किया, और सोमनाथ मंदिर को भी इसने बहुत बार लूटा। क्यों? क्योंकि बहुत संपन्न मंदिर था उस समय, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ावा चलता था, बहुत ज़्यादा पैसे रुपए थे इस मंदिर में। मच ऑफ द वेल्थ मुहम्मद कैरिड अवे वाज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी एज द गजनी, और ये पैसे जो लूट करके ले जाता था, जो यहाँ से पैसे ये उठा ले जाता था, उसका ये बहुत बड़ा हिस्सा, यानी उस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी को बनाने में ये निर्माण करता था। यानी जो अफ़गानिस्तान में गजनी जगह है वहाँ पर ले जाकर के एक बहुत बड़ा राजधानी बना रहा था ये, उसी में इस पैसे का ज़्यादातर ये इस्तेमाल करता था। सुल्तान मुहम्मद, देखिए नेक्स्ट पैरा को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बच्चों।